गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में तीसरे लेक्चर में पढ़ चुके थे शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के स्तर। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्येता की विशेषताएं। आज का क्लास हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। लर्नर क्या होता है, कैसे सीखता है, शिक्षण की प्रक्रिया में लर्नर का बहुत बड़ा योगदान होता है। टीचिंग एंड लर्निंग पूरा का पूरा डिपेंडेंट करता है लर्नर के ऊपर। लर्नर का मतलब सीखने वाला, सीखने वाले का मतलब होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट को कैसे सिखाएं ये बहुत बहुत मायने रखता है। और सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग स्टूडेंट बैठे हैं, आपको सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपकी विशेषता जाननी पड़ेगी, तब तो हम सिखा पाएंगे। यदि आपकी विशेषता को मैं नहीं जानता हूं तो आपको सिखाने में मुझे बहुत कठिनाई पड़ेगी। ये तैयारी आप कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो इस तैयारी के दौरान क्या चाहिए आपको? मुझे पता है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे जब आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न आपको हम बताएंगे और परीक्षा में वह प्रश्न काफी हद तक मददगार होगा, तब आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। तो ये आपकी विशेषता है। उसी तरीके से आज हम लोग देखते हैं कि एक मानव जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं। उस अवस्थाओं के दौरान हम किन किन अवस्थाओं के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, उनकी कौन कौन सी व्यवस्था है। पहले हम लोग देख लेते हैं पूरे मानव का जन्म से मृत्यु तक कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अध्येता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। पहला आपका गर्भावस्था होता है। गर्भावस्था हमारे बॉडी में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी को क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, ऑटो मीन्स बॉडी। तो 22 जोड़ी जो रहते हैं आर्गन का डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। एक जोड़ी को एलोसोम्स बोला जाता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करने का काम करते हैं। तो वह महिलाओं में एलोसोम्स सेम सेम रहता है, एक सेक्स, और पुरुष में डिफरेंस रहता है एक्स और वाई। जब ये एक्स और वाई आपस में मिलते हैं तो मेल का निर्माण होता है, और एक्स आपस में मिलते हैं तो फीमेल का निर्माण होता है। तो इसी पर बीजावस्था में, गर्भावस्था में यही 23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, इसी पर काम होता है और इसी के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो पहला बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह तक, ये 2 सप्ताह तक 15 दिन तक, 7 गुना के 14 दिन तक आपका बीजावस्था रहता है। फिर उसके बाद भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक चलता है बीजावस्था। फिर उसके बाद गर्भावस्था, शिशुकाल, दूसरे माह से जन्म तक वह शिशुकाल। शिशुकाल का मतलब उसमें जीव पड़ जाता है। जीव पड़ने का मतलब हार्ट का निर्माण हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम चलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे बोन का निर्माण, बॉडी आर्गन का निर्माण, ये सारे मतलब एक शिशु का रूप धारण कर लेता है। तो धीरे धीरे वह 9 महीने तक चलता है, जब तक बालक का जन्म न हो। और उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में एक माता को बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव में रहना चाहिए, इंटरटेनमेंट करना चाहिए, अपना इन्वायरमेंटल जो है अच्छे इन्वायरमेंटल में रहने का प्रयास करना चाहिए, तो ताकि डायरेक्ट बालक के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव, आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। हेरिडिटी कैरेक्टर भी है। अब जब हेरिडिटी कैरेक्टर मतलब ये मां जब पेट में पल रहा होता है बालक, उसके दौरान होता है, फिर उसके बाद जब जन्म लेता है तो वातावरण का भी प्रभाव उसी तरीके से पड़ना चाहिए, तब बच्चा वेल डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से एक गर्भावस्था होता है। दूसरा है शैशवावस्था।
शैशवावस्था जब बालक जन्म ले लेता है, जन्म से 3 साल तक, इसको जन्म से 6 साल तक माना जाता है शैशवावस्था। लेकिन बाल्यावस्था का जब कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है पूर्व बाल्यावस्था, तो ये शैशवावस्था जन्म से 3 साल तक, अर्थात 0 से 3 साल तक ही माना जाता है। और इस तरीके से पूछा जाता है कि शैशवावस्था का कितना कार्यकाल होता है, तो 0 से 6 वर्ष तक। कितना आयु सीमा, कार्यकाल में आयु सीमा कितना होता है, 0 से 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। अब इसमें क्या होता है, बालक जब जन्म लेता है, छोटा सा एक नन्हा सा बालक रहता है। अब बालक जब इन्वायरमेंटल में आता है, तो इन्वायरमेंटल का प्रभाव पड़ना शुरू कर देता है उसके ऊपर, चारों तरफ से है, तो उसको इन्वायरमेंटल में एडजस्टमेंट करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद एएनएम क्या बोलती है, एएनएम बोलती है कि अपने सीने से ऐसे चिपकाकर उस बच्चे को रखना चाहिए, सीने से चिपकाकर कि माता का जो टेम्परेचर है और बालक का टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर समान रहे। क्योंकि अभी वह गर्भ से बाहर की तरफ आया है, तो वही टेम्परेचर यहाँ पे मिलना चाहिए। सीने से दबका कर रखने से टेम्परेचर बराबर रहता है, तो धीरे धीरे उसको वातावरण में लाएंगे, तो धीरे धीरे उसको कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके का न करने से बहुत सारी समस्या हो जाती है। अब बालक जन्म लेता है, जन्म से 3 साल तक अंग प्रत्यंग का विकास, बोलना इत्यादि तीव्र गति में होना शुरू हो जाता है। अंग प्रत्यंग का मतलब अंग जो बॉडी है उसका, वो तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। देखते हैं आप 2-2.5 किलो का बच्चा रहता है, 1-1.5 महीने में 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो का हो जाता है। तो इस तरीके से अंग प्रत्यंग का विकास होता है। धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। वो बोलना का मतलब हाँ हूँ ना नू करता है, पूर्ण रूप से बोलता नहीं है, हूँ करता है, मुस्कुराता है। जैसे आप बोलेंगे बच्ची बच्ची, तो मुस्कुराता है, देखेगा सब इन्वायरमेंटल में जो भी उसके घर में रहेगा, पंखा नाचेगा तो उसको देखेगा। इस तरीके से शैशवावस्था में जन्म से 3 साल तक। अब शैशवावस्था सीधा पूछेगा तो 0 से 6 वर्ष। अब आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 2 कैटेगराइजेशन है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक होता है। 6 से 12 वर्ष तक मेरा उत्तर बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था के दौरान क्या करते हैं, बालक घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर देखा जाता है कि बालक जो है कलेक्शन की भावना रहती है, कलेक्ट करता है, समूह बनाता है, खेलता है। तो 6 से 12 वर्ष तक, और यही आयु जो होती है राइट टू एजुकेशन के तहत 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। फिर वृद्धावस्था 55 से 70 वर्ष तक। जरावस्था जो है 70 वर्ष से अधिक। जरावस्था में मतलब बॉडी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, कभी उसका सारे आर्गन फेल्योर स्थिति में चलते हैं, इसीलिए उसको जरावस्था के नाम से जाना जाता है कि अब बॉडी जीर्ण शीर्ण हो गई है, मतलब असहाय हो गया है, एक जगह बैठ करके और खाना पीना खाता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कितने स्टेजेस में, 8 स्टेज में, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था। ये मानव का इतना अवस्थाएं हैं, इसी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर भी चेंज रहते हैं, विशेषताएं चेंज रहते हैं। जो बाल्यावस्था में यहाँ शैशवावस्था में कैरेक्टर पाया जाएगा, वो जरावस्था में नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए सबकी विशेषताएं अलग अलग है। उसी विशेषताओं के आधार पर मेरा सामाजिक स्ट्रक्चर टिका हुआ है, और जब तक उस विशेषताओं को नहीं जानेंगे तो एडजस्टमेंट करने में असफलता होगी। तो यहाँ पर 2 चीजों के बारे में आपको पढ़ना है इस कक्षा में, बाल्यावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था की विशेषताएं, जो कि आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब जब इसका विस्तार से हम बताएंगे, टेट की कक्षाएं चलेगी, तो टेट में पूरे से पूछा जाता है, लेकिन यूजीसी नेट में आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था 2 और कुछ हद तक युवावस्था में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से 100% प्रश्न आपके बनाए जाते हैं कि अध्यात्म की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर क्या है, किस तरीके से, क्योंकि आपके सिलेबस में ही तीनों पॉइंट रखा गया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती है, जब आप इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, एक बालक को अपने घर में, बालक को उसकी देखिए क्या
क्या क्या करता है। 6 से 12 वर्ष तक का बालक है, उसके अंतर्गत क्या क्या भावनाएं चलती है, किस तरीके से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, नैतिकता का विकास किस तरीके से होता है, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या होती है, ये सारी चीज देखने की बात है, अनुभव करने की बात है। आप अनुभव करिए और किताब में जो पॉइंट है उसको देखिए और दोनों को कोरिलेट करिए। आपको अध्येता की विशेषताएं कभी भूलेगा नहीं, आप परीक्षा में कभी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। उसको जमीनी स्तर पर उतर कर देखने का प्रयास करिए। पहला देखिए, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति का मतलब बालक जब जाता है, बालक के पास जाएंगे तो उसको प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने की इच्छा रहती है। आपके पास किताब लेकर आता है कक्षा 1 का बालक या LKG का बालक, UKG का बालक, तो पूछता है चाचा ये क्या लिखा है, चाचा ये क्या है, चाचा ये क्या है। ये क्या है का मतलब उसको डांटिए नहीं, उसको बताइए ये क्या है। वो जानने की इच्छा रखता है कि ये एप्पल है, ये कार है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तो मतलब उसको वो जानने की इच्छा करता है। जब गाड़ी पर उसको बैठा कर ले जाते हैं कहीं घुमाने के लिए, तो पौधा वौधा देखता है, कहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सरसों का प्लांट है तो बताइए कि सरसों का प्लांट है, गेहूं का प्लांट है तो गेहूं का प्लांट बताइए उसको, बबुल का पेड़ है तो बबुल का पेड़ बताइए, आम का पेड़ है तो आम का पेड़। ये प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति है। जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं 6 से 12 वर्ष तक का, वो जानने की इच्छा रखते हैं, मतलब वो जानकारी चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है तो पूछेगा क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये चल क्यों रहा है। तो चल क्यों रहा है तो उसके बारे में आप बताएंगे ना। लाइट है, लाइट बुझ गई, क्यों बुझ गई, इसको जलाओ ना, जलाओ ना, इस तरीके से बोलता है। तो उसके प्रति वो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति है। तो जो बाल्यावस्था के बच्चे रहते हैं उनके अंतर्गत प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, जानने की इच्छा रहती है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये तीनों दिया गया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब जो होते हैं अपने अंदर बात रखते हैं। जैसे इसके बाद बाल्यावस्था के बाद जाएंगे किशोरावस्था का बालक भी अंदर रखता है अपना। अंतर्मुखी के जो रहते हैं वो क्या, जैसे कवि वगैरह क्या है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के। बहिर्मुखी जो अपनी बात को बोल देते हैं, जो नेता वगैरह रहते हैं, बहिर्मुखी प्रतिभा के रहते हैं। तो उसी तरीके से बाल्यावस्था जो है मेरा बहिर्मुखी प्रवृत्ति की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका कैसे आप देखेंगे कि बहिर्मुखी है किस तरीके का है, जो रहेगा एकदम फैक्ट बात बोलेगा, उसमें बनावटी कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे वह घर में उसके पापा हैं तो कोई आया दरवाजे पर बुलाने लगा कि कहाँ है, तो बालक से उसके पापा बोले कि जाओ बेटा कह दो पापा नहीं है, तो जाएगा तो क्या बोलेगा, कहेगा कि पापा कहे हैं कि जाओ कह दो पापा नहीं है। तो ये क्या होता है, ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। बहिर्मुखी मतलब उसको बनावटी कुछ भी नहीं है, वो जो ओरिजिनल है वही बोलेगा। इसलिए लोग बाल्यावस्था के बच्चों से सतर्क रहते हैं। अगल बगल वाले पूछते हैं कि बच्ची तोर मम्मी कहाँ गई ले, तब वो क्या बोलता है, वो बोलता है मम्मी गई ले वैष्णो देवी का दर्शन करे। तो पूछता है बगलिया वाला कई दिन में आएगी, कई दिन में मम्मी यहाँ, तो वो क्या कहता है मम्मी 5-6 दिन में आएगी। 5-6 दिन में आई का मतलब अब उसको मौका मिला कि इसके घर में कोई नहीं है, तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के बालक के अकॉर्डिंग चोरी भी हो जाती है घर में। तो इस तरीके का बालक को ट्रेंड भी किया जाता है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। बहिर्मुखी है तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने हर एक बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा है वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का, वो जिससे कहना होगा कह देगा, जो पूछेगा कह देगा। जैसे स्कूल में आते हैं तो शिक्षक पूछते हैं कि बच्ची तुम्हारे घर में क्या बना था, तो जो सही जो खा कर आएगा, नमक भात खा कर आया होगा तो नमक भात ही बताएगा, चावल सब्जी खाकर आया होगा तो चावल सब्जी ही बताएगा। तो ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति रहता है। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें चलता है, बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में ऐसा नहीं चलता है। 12 से 18 वर्ष तक के बालक हैं, उनसे पूछेगी तुम मम्मी कहाँ गई है, तो कहे तुमसे क्या मतलब। किशोरावस्था का बालक बोलता है तुमसे क्या मतलब, हमारी मम्मी कहीं भी गई हो। लेकिन बाल्यावस्था का बच्चा बता देता है। कोई आ गया उस समय बुलाने के लिए, गार्जियन को बुला रहे हैं, उनका उधारी पैसा है, तो किशोरावस्था का बच्चा 12वां मिल गया तो कहेगा जा पापा ना निकाल में लिया। वो अपने दिमाग से बोल देता है, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाल्यावस्था का बालक जो बोला जाएगा सेम टू सेम जाकर वहां बोल देता है, इसी को बोला जाता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। नेक्स्ट सामूहिक प्रवृत्ति।
सामूहिक प्रवृत्ति, जो छोटे छोटे बालक रहते हैं 6 से 12 वर्ष तक के बालक, वो समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब तक वो अकेला रहता है, घर से जब स्कूल की तरफ जाता है तो जल्दी स्कूल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, बहुत रोएगा गाएगा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक कह रहा है, कहने दो। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, उसका 2-4-10 दोस्त मित्र यार मिल जाते हैं, आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो घर पर रुकबे नहीं करता है, वो तुरंत नहाएगा धोएगा, अपना कपड़ा पहनेगा, बैग लेगा, भाग जाएगा अपने मित्र मंडली में। तो उधर जाकर वो खेलता रहता है, समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है, समूह में खेलने की प्रवृत्ति होती है। तो ये साइकोलॉजी जानने की जरूरत है। जब आप जानेंगे तो अपने घर में भी बालक का उसी तरीके से व्यवस्था करेंगे, उस तरीके से उसको टीचिंग कराने का प्रयास करेंगे। जब इस तरीके का एनवायरमेंटल देंगे तब वो बालक ग्रोथ करेगा। जैसे इस समय बेसिक जो प्राथमिक स्कूल है या कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर देखा जाता है बच्चों को छोटे छोटे खिलौने आते हैं, प्ले ग्रुप बनाया जाता है, उसमें हाथी घोड़ा अंगूर जितने भी है, कलश नेम वगैरह सब चिपकाया रहता है, उसमें समूह में खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो खेलता है, बालक को आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो उस तरीके से वह सीख सकता है। इसीलिए सूत्र जो होता है, ठोस मूर्त से अमूर्त की तरह, मूर्त चीजें उसके समझ प्रस्तुत की जानी चाहिए, तब अमूर्त चीजें प्रस्तुत की जानी चाहिए। समझ संग्रह प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति का मतलब कलेक्शन करने की भावना रहती है। जैसे आप देखते हैं दीपावली का त्योहार रहता है, तो दीपावली के त्योहार में किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के बच्चे नहीं जाते हैं। एक बाल्यावस्था के बच्चे जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, यही जाते हैं, दिया बिन लेते हैं, उसका तेल कलेक्शन कर लेते हैं। तो दिया का क्या बनाते हैं, तराजू बना देते हैं, खिलौना बना देते हैं, उससे मापन का कंसेप्ट उसका डेवलपमेंट होता है। तो बच्चा तराजू बनाकर खेल रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, भाग भाग यहाँ से भाग, तो इस तरीके का भावना विकसित कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तराजू है तो उसको जाइए, जानने की इच्छा रखिए कि वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में ऐसा क्यों आया। ये तराजू है तो वो मापन का कंसेप्ट एक तरफ देखे ढिल्ला रखेगा, एक तरफ दूर रखेगा, उसको ऐसे तौलेगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तब कहेगा हाँ ले जाओ ले जाओ। अब कागज का पैसा बना लेते हैं, हाँ पैसा दो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, तो इससे क्या एक मापन का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, एक बाजारीकरण में क्या क्या होता है वो सारी चीज डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना चाहिए और उसको एजुकेशन से जोड़ देना चाहिए। जो गार्जियन है या जो भी है उसके समझ बड़े लोग आ रहे हैं, उसको जोड़ देना चाहिए कि हाँ ठीक है, 10 का नोट कितना होता है बताओ, 50 का नोट कितना, ये तोल रहे हो तो तुम कितने रुपए का दोगे, कितने रुपए का दोगे, तो वहां पर क्या है कितने रुपए का, वो 10 रुपया बोलेगा, तो उसको सही वाला 10 का नोट दीजिए ना, तो देखिए वो पहचान रहा है कि नहीं 10 का नोट। लेकिन नहीं पहचान रहा है तो बताओ कि ये 10 का है। जब वहां पर 10, 20, 50, 100 उसको देंगे तो खेल के दौरान लिया है तो उसके दिमाग में वो चित्र बैठ जाएगा, उसको भूलेगा नहीं कि 10 रुपये का नोट यही था, इसके बदले में मैंने उसको ये सामान तौल कर दिया था। इस तरीके से संग्रह प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। नेक्स्ट सामाजिकरण और नैतिक विकास। सामाजिकरण और नैतिक विकास, तो ये तो शुरू हो जाता है 3 वर्ष का रहता है बालक, उसी दौरान सामाजिकरण और नैतिकता का विकास हो जाता है। जब छोटा बालक रहता है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रेम क्रोध भय संवेग नामक ये शुरू में ही हो जाता है। जब जन्म लेता है तब से प्रेम क्रोध भय ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है, ये मूल प्रवृत्तियां उसके अंतर्गत निहित रहती है। जैसे प्रेम किसे करता है, वो अपने मम्मी से करता है, मतलब जो उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल देता है उससे प्रेम करता है। प्रेम क्रोध देखते हैं, जब बाटल निप्पल वाला बाटल है ना, उसको बिना दूध भरे आप बालक के मुंह में डाल दीजिए, जब उससे दूध नहीं निकलेगा ना तो वो दतुली से अपना काट देगा, उसको क्रोध आता है। भय जब छोड़कर चले जाइए तो कपकपा जाता है, चिल्लाता बड़ा तेज है, मतलब उसको डर है। तो ये जो संवेगात्मक ये मूल प्रवृत्तियां हैं बालक के अंतर्गत जन्म से ही रहती है। तो इसी संवेगों के अकॉर्डिंग बालक के अंतर्गत विकास होने का प्रयास होता है। प्रेम क्रोध भय कई बार पूछा जाता है, ये काफी हद तक सेंट्रल स्कूल का जो टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रेम क्रोध भय ये दिमाग में बैठाए रहिए, प्रथम संवेगात्मक यही है, इसी से सारे संवेगों का विकास होता है। सामाजिकरण व नैतिक विकास अब शुरू हो जाता है, यही नैतिकता है। नैतिकता में क्या, प्रेम क्रोध भय, ये जो मानवीय मूल्य है, सत्य अहिंसा परोपकार दया निष्ठा करुणा इत्यादि, ये सारे मानवीय मूल्य हैं। इसी मूल्यों के अकॉर्डिंग सामाजिकरण करने का विकास होता है। जब देखते हैं बच्चा रहता है, जाओ वो चाचा हैं, जाओ पैर छुओ,
वो दादा है जाओ पैर छू, वो नाना है जाओ पैर छू। तो इस तरीके का कक्षा की परिस्थिति में होता है। शिक्षक बोलता है देखो कोई बाहर से आएगा तुरंत स्टैंड अप हो जाना, तुम लोग खड़े हो जाना। ये क्या है? नैतिकता का विकास करना है। तुरंत वो खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप, वो सिट डाउन बोलते हैं, सिट डाउन बैठ जाते हैं तो बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये क्या है? नैतिकता का विकास करना है। प्रणाम सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, ये सब क्या है? नैतिक भावनाओं का विकास करना है, बड़े छोटों का सम्मान करना है। सामाजिककरण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। इसलिए बालक के अंतर्गत सामाजिक और नैतिक विकास यहाँ तीव्र गति में शुरू होता है। जो ये संस्कार 6 से 12 वर्ष तक के बीच में दे दिया जाता है, वही संस्कार उसके आगे की जीवन भर के लिए वह मूल्य के रूप में विद्यमान हो जाता है। इसलिए 6 से 12 हमारे कहने का मतलब आप 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक को इस तरीके का संस्कार दीजिए ताकि उसके मूल्य इतना स्ट्रांग रहे उसके अंतर्गत कि उसको कोई चीज अडिग न कर सके, डिगा न सके उसको। वह अपने मूल्य के अकॉर्डिंग सबका सम्मान करता चला जाए। तो इस तरीके से बालक के अंतर्गत सामाजिककरण व नैतिक विकास यहाँ पर तीव्र गति से होता है बालक के अंतर्गत। ठीक समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की विशेषताएं, और इसी विशेषताओं को दिमाग में बैठाए रहे। एक आध क्वेश्चन आपसे यहीं से पुट अप कर लिया जाए। अब देख लेते हैं हम लोग बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था के बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? क्योंकि यही उम्र है जब वह कक्षा 1 में प्रवेश करता है। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत भी बताया गया है कि जब 6 वर्ष तक का बालक हो जाता है तो उसको कक्षा 1 में एडमिशन दिला देना चाहिए। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी सेंटर भी चलते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर में प्री प्राइमरी जो कॉन्वेंट में चलते हैं वो 3 से 6 वर्ष तक के बालक के लिए अध्ययन कराने के लिए रहते हैं। लेकिन कक्षा 1 में वह स्कूली शिक्षा में प्रवेश करता है, 6 वर्ष का हो जाता है तभी। तो इसीलिए इसको आरंभिक विद्यालय की आयु बोला जाता है। आरंभिक विद्यालय की आयु, इसमें क्या करता है? बालक की आयु विद्यालय जाने के लिए सुटेबल होती है। वहां पर जाता है, उसका माइंड भी थोड़ा डेवलप हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, शारीरिक रूप से भी हो जाता है। और छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को यदि प्रेशर बार बार दिया जाता है तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं नकारात्मकता भर जाती है। जब वो मेच्योरिटी स्टेज में आता है तो देखा जाता है कि वो बहुत तीव्र गति से सीख रहा है। यदि आप 3 वर्ष का है, उसको बार बार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां नहीं सीख रहा है वो। लेकिन वही 6 वर्ष का हो जा रहा है, जब सिखाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे वो तीव्र गति से सीखना शुरू कर जाएगा। ए से जेड तक 10 दिन में वो सीख कर खाली हो जाएगा। लेकिन वो जब छोटा है तो ए से जेड तक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो ए से जेड तक वह उतना तीव्र गति से नहीं सीख पाता है। इसलिए इसको आरंभिक विद्यालय के आयु बोला जाता है। इसमें विद्यालय जाने के योग्य हो जाता है, विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट, उचित विषयों की छटनी। पढ़ाने के दौरान बालक को क्या दिया जाना चाहिए ताकि उसके लिए रुचिकर हो? वो उचित विषयों की छटनी कर लेनी चाहिए। छटनी करने के पश्चात जब आप देंगे, छटनी करने का मतलब उसका लेसन प्लान बना लेना चाहिए, शिक्षण सामग्री का चयन कर लेना चाहिए, शिक्षण विधियों का चयन कर लेना चाहिए, तब उससे देंगे तो बालक के अंतर्गत अधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट, रुचिकर विषय वस्तु। रुचिकर विषय वस्तु का मतलब उसके समक्ष ऐसा दिया जाना चाहिए कि रुचिकर हो। ऐसा आप मत दे दीजिए कि वो बोर होना शुरू हो जाए। जैसे आपको कलर्स नेम याद कराना है तो कलर्स नेम कैसे कराएंगे? याद हो जाएगा बालक को। जैसे रोली पोली वी कैन सी, रेड रेड रेड। तो इस तरीके का रेड 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 बोल रहे हैं तो उसके दिमाग में बनेगा, वो एक्टिविटीज कर रहा है ना। रोली पोली वी कैन सी, ब्लू ब्लू ब्लू, रोली पोली वी कैन सी, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, रोली पोली वी कैन सी ऑल कलर। तो इस तरीके से क्या ये रुचिकर है, उसके पास ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है तो रुचिपूर्वक वो एक्टिविटीज भी कर रहा है। अब इसके माध्यम से क्या सीखा? ये तो राइम वर्ड है, रोली पोली सब में लगाकर उसको रुचिकर बनाने का। अब रेड ब्लैक व्हाइट, ये कलर्स भी दिखाइए उसको, साथ में कलर्स। उसको पता होगा कि रेड कैसा होता है, ब्लैक कैसा होता है, व्हाइट कैसा होता है। तो ये इस तरीके का कंटेंट लिया जाना चाहिए। कंटेंट बालक के अंतर्गत देंगे तो वो रुचिकर तरीके से वो याद कर लेगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये सीधे किसमें जाता है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल तक चला जाता है। उसके बाद वो सोचना शुरू कर देता है। जब आप ऐसे कलेक्शन करके उसको दे देंगे, बालक को कहेंगे रेड निकालो तो रेड निकाल देगा। कलेक्शन करके फिर दिए ब्लैक निकालो, ब्लैक निकाल दिया। ब्लू
निकाल दिया। तो इस तरीके से वो क्या सोच समझ विकसित करना, इसी तरीके से जो एजुकेशन है बड़ा तीव्र गति से मॉडिफाई हो रहा है और मॉडिफाई होने के दौरान उस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए रुचिकर विषय। नेक्स्ट, भाषा विकास पर जोर। भाषा विकास पर जोर। बच्चे जब कक्षा में आते हैं तो मातृभाषा लेकर आते हैं। मातृभाषा का मतलब गांव वाली भाषा रहती है। तो बालक का विकास करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसी की भाषा में बात करना चाहिए। आप खड़ी वाली बोली बोलेंगे तो बालक नहीं समझ पाएगा। तो उसको बुलाइए, अपने पास बुलाइए, बच्ची या आज क्या खाकर आए हो, मम्मी का बनौले रहनी, मम्मी का बनौले रहनी, तो बताएगा दाल भात चोखा। तो उसके मातृभाषा में बात करिए, फिर उसको मानक भाषा जोड़ने का प्रयास करिए। तो धीरे 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 देखेंगे, जितना अधिक उससे बातचीत करेंगे आप, उस बालक से जितना अधिक बातचीत करेंगे उसके अंतर्गत उतना भाषा का विकास हो जाएगा। छोटे छोटे कहानी उसको दीजिए, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली कौन है, वो कहाँ रहती है, बताएगा पानी में रहती है। पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगी। तो इस तरीके से जितना अधिक उससे बातचीत करेंगे उतना अधिक उसके अंतर्गत भाषाओं का विकास होगा। तो इस तरीके से भाषा विकास करने के लिए कक्षा को एक भाषाई इन्वायरमेंटल देना चाहिए, शिक्षक को इन्वॉल्व होना चाहिए, अधिक से अधिक उसको बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए, उससे सुविचार बढ़वाना चाहिए, उससे समाचार बढ़वाना चाहिए। ये सब क्यों होता है, प्रार्थना सभा में सुविचार बढ़वाया जाता है, समाचार बढ़वाया जाता है, पेपर को पढ़वाया जाता है, किताब को पढ़वाया जाता है, भाषाई विकास करने के लिए। तो भाषाई विकास करने के लिए छोटे बच्चों के लिए अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, उससे अधिक से अधिक बातचीत करना चाहिए। बातचीत जितना अधिक से अधिक करेंगे उसके अंतर्गत भाषाई विकास होगा। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। पाठ्य सहगामी क्रियाओं, विषय वस्तु को चलाने के लिए, मतलब उसको समझाने के लिए पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री का मतलब होता है उसको, जैसे एप्पल है, एप्पल तो एप्पल दिखाना चाहिए, बनाना है तो बनाना दिखाना चाहिए, मैंगो है तो मैंगो दिखाना चाहिए, पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल दिखाना चाहिए। तो जब वो देखेगा तब तो एक पाठ्य सहगामी क्रिया है। इस तरीके से सब में होता है। ठोस द्रव गैस पढ़ा रहे हैं तो ठोस चीज रखिए, द्रव रखिए, गैस रखिए, तीनों रखिए ना, तब उसको समझ में आए। गुब्बारा में गैस भर दीजिए, मिट्टी का तेल ले लीजिए, इधर ईंट रख दीजिए, तो अच्छा ये ठोस है, ये द्रव है, एक गैस। तो इस तरीके का जब होता है तो बालक के दिमाग में बन जाता है, उसी को पाठ्य सहगामी क्रिया। संवेग का प्रशिक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। संवेग का जितना वो प्रदर्शन कर रहा है करने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। देखेंगे बालक कभी भागेगा, इधर उधर भागेगा, रोड पर भागना शुरू कर देगा, ठीक है, उसके पीछे पीछे रहिए, केवल आप गाइडेंस करते रहिए, देखते रहिए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। कभी वो खिलौना पटक देता है, वो संवेगात्मक क्रिया है। जब उसकी गाड़ी नहीं चलती है तो पटक देता है। कभी कभी गाड़ी तो बड़ा तेज से चलती है, इसे खींचता है, हेलीकॉप्टर उड़ जाता है तो वो उसको पटक देता है, टूट जाता है, तोड़ता नहीं है, उसको देखने का प्रयास करता है कि इसके अंदर क्या सिस्टम है। जो बताया ना जिज्ञासा प्रवृत्ति, उसके अंतर्गत जिज्ञासा रहती है, आखिर ये चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो घर वाले क्या करते हैं, पट पट मारते हैं उसको, 100-150 रुपया का तोड़ दिया, लेकिन उसकी वहां पर क्या है, वहां पर ये देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या, जिसके कारण वो उड़ रहा है। उस कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिए। जब उसको पकड़ लेंगे, उसको खोल कर दिखा देंगे तो वो जान जाएगा। तो उसी जब ऐसे बालक जिस तरीके का ये सब विचार रखते हैं ना, तो वो आगे चलकर मैकेनिक वगैरह का कंसेप्ट उसके अंतर्गत काफी डेवलपमेंट हो जाता है, मैकेनिक वगैरह बनने के लायक हो जाते हैं। तो इसी तरीके के बालक आगे चलकर विकास करते हैं। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की एक अनोखी अवस्था है। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है, किलपैट्रिक के अनुसार कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब समाज के जो मूल्य है उससे प्रतिद्वंद करता है वह। आप कहेंगे जो बच्ची ऐसा सामान ले आओ, तो वो कहेगा नहीं न लिए। कहेंगे जो खाना खा ले, तो कहे न खा। आप कहेंगे कि ठीक है जाने दो, नहीं खाएगा, उसका खाना मेरे पास लेते आओ, तो कहेगा नहीं हमारा खाना चाहिए। ये क्या है, प्रतिद्वंदात्मक काल बोला जाता है। जो आप कहेंगे वो नहीं, ये नकार प्रवृत्ति रहती है बालक के अंतर्गत। जैसे दूध नहीं पीता है, ठीक है लाओ रोशनी का दूध मुझे दे दो, मैं पी जाऊंगा, तो कहेगा नहीं नहीं हम अपन दूध पिए। वो कर किताब है, जाए दो न पढ़ी, दे दे दूसरे की,
दूसरे के तो कहीं नहीं नहीं हमारी किताब चाहिए, मतलब उसके अंतर्गत भावना भर देनी चाहिए कि ये मेरा चीज है, तो मेरा चीज है जिस दिन समझेगा वो किसी को नहीं देगा। तो नकारात्मक भावना उसके अंतर्गत चलती है। ये सामाजिकरण में बहुत बड़ा योगदान है, हंसी आती है उसमें, बालक के अंतर्गत देखा जाता है बहुत लोग उसका एंटरटेनमेंट करते हैं बालक के साथ। वो जो कहता है अच्छा गाना गाओ, नहीं गाएगा, दूसरा गाना शुरू कर देगा तो वो भी गाना शुरू कर देगा, दूसरा डांस करता है तो वो भी देखकर डांस करना शुरू कर देगा। ठीक है तुम नहीं डांस करोगे तो कहेगा नहीं नहीं हम करब करब। तो इसी को बोला जाता है सामाजिक। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों का अवसर। रचनात्मक कार्यों का अवसर का मतलब जो रचना करने वाली है उसको दीजिए ना, बालक को दीजिए, रचना करेगा। देखेंगे जो छोटा बालक है क्या करेगा, ऐसे 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 खींचता रहेगा, उल्टा सीधा खींचेगा, ये रचनात्मक कार्य। अब इसी में देखेंगे कुछ बढ़िया चीज उसके पास दे दीजिए, एक तो आप गुलाब का फूल बना दीजिए इधर का, इस तरीके बना दीजिए। अब देखेगा तो वो भी सोचेगा कि मैं भी बनाऊं ऐसा। सब के सब बनाते हैं, उसमें देखते हैं कुछ बढ़िया बना लेते हैं, कुछ खराब बना लेते हैं, लेकिन बनाने को सब बनाते हैं। तो इस तरीके का रचनात्मक कार्य जो बच्चा जिस लेवल का है उसके लेवल का उसको रचनात्मक कार्य दिया जाना चाहिए। जितना वो रचनात्मक कार्य देंगे उसके अंतर्गत उतना मौलिकता का विकास होगा, रिफ्लेक्टिव माइंड होता चला जाएगा, उसके माइंड पर उतना बल पड़ता चला जाएगा। तो रचनात्मक कौशल के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो बाल्यावस्था के बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, रचनात्मक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिसके कारण उसके दिमाग में अग्रसर वृद्धि होता है। नेक्स्ट पर्यटन एवं भ्रमण की व्यवस्था। डिग्री कॉलेजों में तो होता है, टूर जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर टूर ले जाया जाता है। लेकिन अब 6 से 12 तक के बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए भी पर्यटन का व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूलों के माध्यम से होना चाहिए। आप तो स्कूल वाले ले भी जा रहे हैं, कुछ घर से भी व्यवस्था होनी चाहिए। ले गए उसको दिखा दिए, कहीं चुनार का किला दिखा दिए, सिद्धनाथ दरी दिखा दिए, लतीफ शाह दिखा दिए, चंद्र प्रभा दिखा दिए, ऐसे जगह ले जाना चाहिए ताकि उसको ज्ञान हो। जैसे आप कहीं उद्यान में ले जा रहे हैं तो उद्यान में छोटे मोटे जानवर आपको मिल जाएंगे, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, कुछ मंदिर अच्छा अच्छा बना हुआ मिल जाएगा, तो उसके अंदर ज्ञान होता है, वो अस्थायी ज्ञान होता है, जो देखा जाता है वो अस्थायी ज्ञान होता है। तो पर्यटन एवं भ्रमण की विशेषता के माध्यम से एक बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ये अस्थायी ज्ञान होता है। हर बच्चों के लिए पर्यटन एवं भ्रमण की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूलों के माध्यम से भी ले जाते हैं, अच्छे अच्छे चीज दिखाया जाना चाहिए। वहां पर एक टीचर को फुल्ली उस बच्चों के बीच में रहना चाहिए, उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताना चाहिए। जैसे बच्चा को ले गए आप एक ट्री के बारे में बता रहे, पेड़ के बारे में, पेड़ के बारे में, उसका पत्ती कहाँ है, तना कहाँ है, जड़ कहाँ है, फल कहाँ है, फूल कहाँ है, ये सारे चीज। तो आप उसको खेत में ले जाएंगे तो जान जाएगा कौन कौन से भाग होते हैं वृक्ष के, पौधों में क्या अंतर होता है, वृक्ष में क्या अंतर होता है, पेड़ किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं, उसकी जड़ें कैसी होती है, उसकी पत्तियां कैसी होती है, उसके फूल कैसे होते हैं, उसके फल कैसे होते हैं, जान जाएगा। आप नहीं ले जाएंगे, उसको नहीं दिखाएंगे तो नहीं जान पाएंगे। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे तो बड़े बड़े हो जाते हैं, वो सरसों का पौधा जानते ही नहीं कि सरसों का पौधा कैसा होता है, मटर का पौधा कैसा होता है, टमाटर कैसा होता है, कहाँ से आता है, अरहर का पौधा कैसा होता है, नहीं जानते हैं क्योंकि वो भ्रमण नहीं किए। और गांव के बच्चे ये सारी चीज जानते हैं क्योंकि भ्रमण किए, उस माहौल में रहे हैं, खेत में गए हैं, वो काटे हैं अपने से, उसका सब कुछ प्रक्रिया की है, इसलिए वो जानते हैं। सॉइल प्रिपरेशन, कन्वेंट के बच्चे किताबों में पढ़ते हैं व्हाट इज सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है, और यहाँ गांव के बच्चे रोज मिट्टी को उर्वरा शक्ति देकर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए पर्यटन एवं भ्रमण की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना। बालक के अंतर्गत संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उस विशेषता के अंतर्गत उसका कहीं ना कहीं ह्रास होगा। संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑटोमेटिक वो बच्चे करते ही है। जैसे छोटा बच्चा घर में देखते हैं बहुत गाड़ी लेकर रखता है, बहुत गुब्बारा लेकर रखता है, जहां से पाएगा रखा रहेगा। उसका देखेंगे कार्टून पूरा भरा रहेगा। कोई चीज पा जाएगा, जैसे टाफिए का कलेक्शन करना शुरू कर देता है, 5-6 टाफी रखा रहता है, गुब्बारा है, गुब्बारे का कलेक्शन करता है, कंकड़ पत्थर बाहर से रहते हैं उसी को कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके के उसके अंतर्गत
प्रेम व सहानुभूति, जो टीचिंग कार्य होना चाहिए इस तरह के बच्चों के लिए प्रेम एवं सहानुभूति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उसको जितना आप पोलाइट तरीके से बात करेंगे, उसको बहका फुसला कर बात करेंगे तो वह उस तरीके से वो करेगा। जैसे ठीक है अभी लिखो ए बी सी डी ई एफ, ये अब तक लिख दो, तुमको एक हम टाफी देंगे, तो टाफी के चक्कर में लिखेगा। अब आप उसको चयन करिए कि आखिर इसका मोटिवेशन किधर है, उसी मोटिवेशन की तरफ। ऐसा नहीं कि वो प्रेम करता है गाड़ी हमें चाहिए तो आप उसको टाफी दे रहे हैं तो कहेगा ना ना तुम्हारा टाफी ना चाहिए, जाए धर्म न कर। अब वो गाड़ी से प्रेम करता है तो गाड़ी ठीक है बना लो इतना तो तुमको हम गाड़ी देंगे। अब गाड़ी के चक्कर में करेगा। आजकल बालक किस पर, मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल हमें दिखाओगे तो वे काम करेंगे, तो मोबाइल दिखाइए लेकिन उसमें कंटेंट ऐसा फिट करिए कि वो वहां पर भी जाए तो वही चीज पाए। वो अधिक स्विप कर के एंटरटेनमेंट वाली भाषा देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उसमें ऐसा सेट करिए कि उसमें भी वही एंटरटेनमेंट रहे। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का ही ऐसा खेल रहा है जिसमें सब कुछ निहित है, सब कुछ सीख ले। ठीक है, एक गाड़ी ए यहां से जा रही है तो ए तक जा रही है, फिर वहां से आए तो बी तक जा रही है, एक गाड़ी देखो सी तक जा रही है, सी से डी तक जा रही है। अब गाड़ी के चक्कर में वह ए बी सी डी ई, प्रेम एवं सहानुभूति के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से एक बाल्यावस्था की विशेषताएं थी और उसका शिक्षा का स्वरूप था। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे तो आपको उसको बता दीजिएगा। ये पूरा मैंने बताया कि अध्येता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर तो बस ये युवा स्तर तक है। फिर एक 3 स्टेज जो हो जाता है ये सामाजिकरण के अंतर्गत है, वहां पर भी लर्निंग होती है। ऐसा नहीं कि समाज में जब बालक आता है तो नहीं सीखता है, ये किताबी ज्ञान होता है। यहाँ पर उसकी विशेषताओं के आधार पर कंटेंट दिया जाता है एक औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। लेकिन जब वह बालक आ जाता है समाज के अंतर्गत तो समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। समाज में बैठता है, उठता है, वहां कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से रहना है, किस व्यक्ति से संबंध रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इत्यादि चीजें प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था में सीखता है। और जो गृहस्थ आश्रम की रहती है, यही सारे स्टेजेज है, इस स्टेज के अंतर्गत वह आ जाता है। तो यही जो स्कूली शिक्षा वह लिया है, यहाँ पर जितना ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान का अनुभव वह प्रयोग करता है। इसलिए जिसकी विशेषता है उस विशेषताओं के अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। अब हम लोग चलेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था के बालक को कैसे पढ़ाया जाता है, किशोरावस्था के बालक को समाज में कैसे एडजस्टमेंट कराया जाता है, किशोरावस्था का क्या क्या लक्षण होता है, उसकी विशेषताओं को हम लोग विस्तार से जानेंगे। एक तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद युवावस्था, यही 4 स्टेज है जो कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ये बालक रहते हैं और इन्हीं पर शिक्षण कार्य किया जाता है और इन्हीं को अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था में जब बालक जाते हैं तो सामाजिक क्रियाओं में जुड़ जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, अपना घर बार के काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये 4 अवस्थाओं के बारे में एक शिक्षक को विस्तार से उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब वह सही तरीके से कर पाएगा। तो देखते हैं हम लोग किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था की आयु सीमा 12 से 18 वर्ष होती है। 12 से 18 वर्ष तक के जितने भी बालक होते हैं वो किशोरावस्था के रहते हैं। दूसरा देखिए, स्टैनले एंड हॉल के अनुसार किशोरावस्था को जीवन की सभी अवस्थाओं में से कठिन, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष तक का जो लाइफ रहता है व्यक्ति का, चाहे किसी भी व्यक्ति का, वो बहुत ही क्रीम लाइफ होता है और इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक क्रीम लाइफ कहीं दूसरे जगह खत्म ना हो जाए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही लाइफ आपका करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण लाइफ होता है। और इसमें स्टैनले हॉल ने क्या बताया? कठिन अवस्था है, तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है।
और सारी कठिनाइयां इसी अवस्था के अंतर्गत रहती है। संघर्ष क्यों कहा जाता है इसको? वह बालक माइंड से एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का रहता है, किसी से बता भी नहीं पाता है, पूरी बात अपने केवल मित्र से ही शेयर करता है, घर परिवार से सही तरीके से नहीं बात कर पाता है। तो इस तरीके का जो रहता है किशोरावस्था को जीवन की सभी अवस्थाओं में से कठिन तूफान एवं संघर्ष का काल कहा जाता है। ये वास्तव में उस तरीके का संघर्ष का काल है। 12 से 18 वर्ष तक के बीच में ही सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जैसे IIT की परीक्षा है, PMT की परीक्षा है, नीट एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, 10+2 पर बहुत सारी सर्विसेज हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं उनको 18 से लेकर 25 वर्ष तक जॉब चाहिए उसको, तो वह सोचते हैं कौन सा ऐसा प्रोफेशनल कोर्स मैं करूं जिसके कारण मैं आत्मनिर्भर हो सकूं। ये सारे चीज किशोरावस्था में बालक के अंतर्गत समस्या का कारण बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किशोरावस्था को जीवन की सभी अवस्थाओं में से कठिन तूफान एवं संघर्ष का काल बोला जाता है। उफान एवं तूफान की अवस्था चलती है, उफान एवं तूफान की तरह चलता रहता है बॉडी, क्योंकि यह बच्चा जो रहता है यह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और विषय चयन करने में उसका कल्पना बहुत निहित रहती है, कल्पनात्मक हो जाता है, हाइपोथेटिकल हो जाता है। नेक्स्ट किशोरावस्था को बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल बोला जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास किशोरावस्था के अंतर्गत, किशोरावस्था के अंतर्गत सामाजिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में व्यवहार का खुलापन नहीं रहता है। अभी मैंने बताया कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति का, जो परीक्षा में आपका शब्द देता है अंतर्मुखी प्रवृत्ति, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, खुलापन नहीं रहता है। यह भी चिंता रहती है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसको लगता है कि दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कहीं गलत तो नहीं ना सोच रहा है। अपनी दुर्बलता को छिपाने तथा बदले की भावना भी उत्पन्न होती है। टीचर ने उसको कक्षा में मार दिया तो किचकिचा जाता है, बोलो चला अच्छा बहरे निकला, कक्षा में गुंडा बनत हुआ ना, बहरवा निकला तब बताइए। तो अक्सर देखते हैं 9 से 12 तक की कक्षाओं के बच्चे रोड पर अक्सर झगड़ा करते हुए मिलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, किसी शिक्षक से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत प्रतिशोध की भावना रहती है और काफी भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। प्रतिशोध लेने की भावना रहती है और जल्दी से वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। इस तरीके का इनका सामाजिकरण विकास होता है। वे भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, भावना जागृत हो जाती है, मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लेते हैं, फिर बाद में उसी पछताने लगते हैं कि गुरुजी से हमने झूठे ही झगड़ा कर लिया, अब कैसे गुरुजी से हम पूछेंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर जाते हैं उससे मिलते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं कि अरे यार उस दिन झगड़ा हो गया था, गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भावुक प्रवृत्ति भी होती है। आत्मसम्मान की भावना होती है, आत्मसम्मान इनको बहुत जरूरी है। यदि उस तरह के बालक को आत्मसम्मान आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं बिगड़ जाती हैं, आपके प्रति वह कड़ा रुख अपनाने लगता है, आपके प्रति उसकी नजरिया बिगड़ जाती है। इसलिए उसको आत्मसम्मान दिया जाना चाहिए। ये सारी विशेषताएं यदि पता है तो शिक्षक उसी तरीके से बालक के साथ पेश आना चाहिए। बालक और बालिकाएं अपना अपना समूह बना लेते हैं और आपस में शर्माने लगते हैं। बालक और बालिका जो रहता है किशोरावस्था में देखेंगे, बालक का अलग ग्रुप, बालिका का अलग ग्रुप। अब जब आपस में एक दूसरे के सामने आते तो एक दूसरे से शर्माते, कैसे हम उससे बोले, वो सोचती है कैसे हम उससे बोले, शर्माने की भावना रहती है। लेकिन आकर्षण बहुत जबरदस्त रहता है, एक दूसरे के प्रति जो सेक्सुअल आकर्षण रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है किशोरावस्था के अंतर्गत। वो सोचता है कि अरे यार किससे कैसे बात कर ले, वो भी सोचती है कैसे बात कर ले, लेकिन सामाजिक चीजों को देखते हुए एक दूसरे के सामने वह नहीं आते हैं, वह मन रहता है। आत्मसम्मान की भावना रहती है, भावुक प्रवृत्ति के रहते हैं, रोजगार लेने की भावना रहती है, उसके अंतर्गत कैसे मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। ये सारे चीज किशोरावस्था के एक एक लक्षण होते हैं और इस लक्षण के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या, और यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। किशोरावस्था की विशेषताएं उफान और तूफान की अवस्था होती है, मतलब कठिन तूफान एवं संघर्ष की अवस्थाएं होती है स्टैनले एंड हॉल के अनुसार, और ये कठिन काल बोला जाता है।
बहुत संघर्षमय काल होता है और पूरे जिंदगी का सबसे क्रीम लाइफ 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये सारे पेरेंट्स इसको जाने कि इस अवस्था में बालक को उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उसकी विशेषताओं को देखते हुए, उसको विशेषताओं को देखते हुए उसके मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशेषताओं में किशोरावस्था की विशेषता है पहला कल्पना का बाहुल। ये हाइपोथेटिकल विचार का हो जाता है, कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील कहने का मतलब जैसे वह अपने घर पर है, कोई डॉक्टर आया तो अपने घर के जो पढ़े लिखे लड़के रहते हैं उससे पूछते हैं भैया डॉक्टर कैसे बना जाता है। अब वो डॉक्टर बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिए। 2-4 दिन बीता, एक एडवोकेट आ गए घर पर, तो एडवोकेट बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आपके दरवाजे से आईएएस की गाड़ी गुजरी तो आईएएस बनने शुरू कर दिए, वो आईएएस के बारे में सोचना शुरू कर दिए। मतलब हाइपोथेटिकल उनके अंतर्गत रहता है, विचारों का स्थायित्व तो नहीं रहता है। तो अपने बच्चों का कल्पना शक्ति जो रहती है बहुत उच्च स्तर की रहती है, उसको पहचानते हुए कि यह किस क्षेत्र में जाने लायक है, उस क्षेत्र में उसकी कल्पना को स्थायित्व में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। आपका बच्चा यदि सही है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, आईआईटी की तैयारी कर सकता है, नीट की तैयारी कर सकता है, तो 10+2 के बाद उस फील्ड में ले जाना चाहिए, वरना नहीं ले जाना चाहिए। नहीं तो आपके लिए घातक होगा, क्योंकि कठिन संघर्ष काल रहता है। इसका माइंड बहुत तनाव में आ जाता है। तनाव में आने के बाद जो आईआईटी पीएमटी के लड़के तैयारी करते हैं वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इस तरीके का उसको गाइड करना चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छा माहौल देना चाहिए। एक बार असफल हुआ तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको डिमोलाइज नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी मनोस्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उसका सही गाइडेंस करना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें कल्पना शक्ति का बाहुल। नायक पूजा का काल, नायक पूजा का काल का मतलब किसी न किसी व्यक्ति को यह आदर्श मानता है, आदर्श मानता है, उसी का अनुसरण करता है। जैसे महात्मा गांधी को आदर्श मान लिया तो कहेगा नहीं महात्मा गांधी के स्टाइल में ही रहेगा, वो स्टाइल में भी रहेगा, सत्य अहिंसा परोपकार दया निष्ठा उनका था, तो वो वैसा पालन करने का भी प्रयास करेगा। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का यदि अनुसरण कर रहा है, उनको मान रहा है, तो देखेंगे अमिताभ बच्चन का वो फोटो भी रखेगा और उनके गाइडलाइन का पालन भी करेगा। किसी शिक्षक को मानता है, बढ़िया शिक्षक को, तो उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है। इसी को नायक पूजा का काल बोला जाता है। आत्मनिर्भर होने की जरूरत, किशोरावस्था का बालक जब कक्षा 9 में पहुंचता है तभी से वह सोचने लगता है कि मैं कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़ूं जिसमें आत्मनिर्भर हूं, किसी से पैसे मांगने की जरूरत न हो। ऐसा सोच 12 जाते जाते, कक्षा 12वीं में जाते जाते इस तरीके की उसके अंतर्गत सोच होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर गार्जियन को बहुत बड़ा सपोर्टिंग करना चाहिए, सपोर्ट करके उसको आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपने मार्ग से भटक न जाए। तो आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, इसीलिए वह 11 में जाता है तो बायोलॉजी लूं कि मैथ लूं कि आर्ट लूं, क्या क्या कॉमर्स लूं इत्यादि चीज में वह उलझ जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है। इसलिए वहां पर सही काउंसलिंग एंड गाइडेंस की जरूरत होती है। काउंसलिंग गाइडेंस सही तरीके से मिलता है तो बालक अच्छे जगह पहुंच पाता है। एक परिवार में देखते हैं सभी के सभी टीचर हो गए, सभी के सभी डॉक्टर हो गए, उस बच्चे का अच्छे तरीके से काउंसलिंग गाइडेंस हुआ है। काउंसलिंग गाइडेंस नहीं होगा तो जो आत्मनिर्भर होने की जरूरत उसको महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं मार्ग से विचलित हो जाता है। तो आत्मनिर्भर होने के बजाय वह क्या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इत्यादि चीजें हैं। नेक्स्ट, स्थायित्व समायोजन का अभाव, एडजस्टमेंट नहीं करता है वो बालक, किशोरावस्था का बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। देखते हैं घर में बड़ा साइलेंट रहता है, चुप रहता है, पापा बुला रहे हैं कि इधर आओ तो कहता है अच्छा अभी 5 मिनट में आओ थे, चल जाता है अपने दोस्तों के साथ। 3-4 घंटा बाद आता है, पापा पूछे कहाँ गए थे तो कहता है इधर रही है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। एडजस्टमेंट वह नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट वह अपने ग्रुप में ही करता है। तो इस तरीके का अभाव पाया जाता है। पढ़ाई में रुचि, ये बालक जो इसके दिल दिमाग में चलता है, जिसके प्रति रुचियां रहती है उसको पढ़ता है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें रुचि लेता है, अर्थात पढ़ाई लिखाई में इनकी रुचियां बनी रहती है।
ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें लगे रहते हैं। जैसे IIT PMT के बच्चे हैं, जाकर देखेंगे आप रूम में वो कंटिन्यूअस 12-12 घंटा 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फिर घर में जाकर पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में इनकी रुचियां लगी रहती है। नेक्स्ट, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है। विषम लिंगी से मिलने की जरूरत, विषम लिंगी से मिलने की जरूरत महसूस करते हैं। जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है इनके अंतर्गत काफी रहता है, चरम सीमा पर रहता है, उसको कंट्रोलिंग करने की जरूरत रहती है, तो यह वहां पर मिलने की जरूरत समझते हैं। लेकिन आपस में आने के बाद, एक दूसरे के सामने आने के बाद आपस में शर्माने लगते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। जबकि ये प्रौढ़ावस्था में ऑटोमेटिक अपने आप बातचीत होता है, कोई एक दूसरे से शर्माता नहीं है, लेकिन किशोरावस्था में बच्चे एक दूसरे से शर्माते हैं। सामाजिक सेवा की भावना, 9 से 12 तक में सामाजिक सेवा को देखते हुए कि ये विशेषताएं रहती हैं, इसलिए एनसीसी का कार्यक्रम चलाया जाता है, एनएसएस का कार्यक्रम चलाया जाता है, स्काउट एंड गाइड का कार्यक्रम चलाया जाता है, बहुत सारे सरकार की योजनाएं आती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का आप स्कूल के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि बढ़ चढ़कर स्टूडेंट भाग लेते हैं। जैसे अभी छठ मेला रहता है, उसमें स्काउट एंड गाइड वालों का लगा दिया जाता है ड्यूटी, तो अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं, जो कि पुलिस उस तरीके से नहीं कर पाती है जिस तरीके से वो बच्चे करते हैं, तो ये सामाजिक सेवा की भावना होती है। नेक्स्ट, क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन। क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके अंतर्गत देखा जाता है बहुत तीव्र गति से उसकी बॉडी लंबाई चौड़ाई बढ़ती रहती है। जैसे बालक के अंतर्गत दाढ़ी मूंछ आना ये सब शुरू हो जाता है, तो ये सारे चीज क्या है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन। उसके जो बाणी रहती है कर्कशता आ जाती है, बालिकाओं में मधुरता आ जाती है, बालक जो है रुचियां लेते हैं क्रिकेट खेलने में, वॉलीबॉल खेलने में, जबकि ये जो बच्चियां होती है उनके अंतर्गत संगीत के प्रति होता है, डांसिंग के प्रति होता है, कला बनाने के प्रति होता है, इस तरीके की वो रुचियां लेना शुरू कर देते हैं। वहां पर देखा जाता है रुचियों में भी अलग अलग होता है, बालक की रुचियां कुछ अलग होती है, बालिकाओं की कुछ अलग होती है, कुछ ऐसी रुचियां रहती है दोनों में समान पाई जाती है। तो इस तरीके के बालक और बालिका में रुचियां पाई जाती है और उसके शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सामाजिक सम्मान की भावना। उनको सामाजिक सम्मान की भावना की भी जरूरत होती है। यदि समाज में उनको सम्मान नहीं मिलता है तो वह बड़ा अपने आप को हर्ट महसूस करते हैं। जैसे किसी शादी विवाह में गए, पांत में ऐसे बैठकर लोग खा रहे हैं और उसमें एक किशोरावस्था का बच्चा भी बैठ गया, लेकिन कुछ लोग कहे कि तुम खड़े हो जाओ, बड़े हैं, थोड़ा उनको जल्दी है, बैठकर उनको खा लेने दो, तुम बाद में खा लेना। तो उसको लगेगा कि अरे यार मेरा बेइज्जती कर दी, उलझ जाएगा, तुरंत उलझ जाएगा कि तो के खियावे के नारा काहे बोलूला हमरे के। तो इस तरीके की उसके अंतर्गत भावनाएं चलती हैं। लेकिन किशोरावस्था के बच्चों के साथ जो उनकी भावनाओं के साथ चलता है, उनसे मेल मिलाप करके रहता है, तो किशोरावस्था के बच्चे क्या करते हैं, उनका बहुत मदद करते हैं। जैसे गांव में खाना पहले खिलाया जाता था शादी विवाह में, वही किशोरावस्था के बच्चे ही बाल्टी उल्टी लेकर दौड़ते रहते थे। तो उनके लिए क्या करते थे, जो घर के मुखिया रहते थे, बच्ची कहकर बुलाते थे, उनको गुलाब जामुन वगैरह बैठा कर खिलाते थे, पनीर पूरी खिलाते थे। खिलाने पिलाने के बाद कहते थे बच्ची ये काम है, तो वो बड़ा प्रेम से उनका करते थे, क्योंकि उनको सामाजिक सम्मान मिल रहा है। सामाजिक सम्मान मिल रहा है तब वो काम कर रहा है। यदि सामाजिक सम्मान नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी हो, कितना हो बड़े आदमी हो, सामाजिक सम्मान उस बालक को नहीं देंगे। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस तरह के बालक के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, वरना नहीं होने वाला है। किशोरावस्था का बालक आपके ऐन मौके पर छोड़कर भाग जाएगा, तो उससे तालमेल बैठाकर रहना चाहिए। कक्षा की भी परिस्थिति में एक शिक्षक तालमेल बैठाकर रहना चाहिए। वहां कक्षा संचालित करना बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत क्लिष्ट शब्द पूछते हैं, क्लिष्ट क्वेश्चन पूछते हैं शिक्षक के सामने। एक शिक्षक यदि प्रवेश किया, अपने आप को लग रहा है कि नहीं हम बहुत कुछ हैं, तो क्वेश्चन पूछकर वो टेस्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए अनुप्रास अलंकार का तरन तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाये में तवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो क्या है अनुप्रास अलंकार है? तो वो शिक्षक बोला कि अनुप्रास अलंकार है, तो स्टूडेंट खड़ा होकर बोला कि सर कक्का के कुकुर कटकटाए के कटलेश कवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, क्या अनुप्रास अलंकार है?
चच्चा ने चाची को चंदौली के चौमानी पर चांदी के चम्मच से चट चट चटनी चटाया, क्या यह अनुप्रास अलंकार है? अब शिक्षक बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता रहता है बच्चों के अंतर्गत, वह अपना सेट करके रखे रहते हैं, वो कठिन से कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। यदि शिक्षक उनको हैंडल करने में समर्थ हो जाता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्षा उनके लिए बड़ा कठिन रहता है। फिर उसके बाद वही बालक उनका सहयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं को सम्मान दिया गया कक्षा में। यदि आप उसी टाइम बिगड़ गए, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? कक्का के कुकुर कटकटाए कर ले, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? तो इस तरीके की यदि बात शिक्षक बोल देता है, उनको डांट देता है, तो समझिए वहां से उसकी भावना और बिगड़ जाएगी, आपके प्रति उसका नकार प्रवृत्ति हो जाएगा। आपको जब भी देखेगा तब ऐसा ही क्वेश्चन करता रहेगा। तो एक दिन आएगा कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में बहुत दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप सम्मान दे, ठीक, हाँ, कक्का के कुकुर कटकटाए कर ले, बहुत सही उदाहरण दिए हो। अभी तो यही बताए, तरह तमाल तरुआर बहुत चाहे तब वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ है। कक्का के कुकुर कटकटाए के कटले से एहू में क वर्ड की आवृत्ति हुआ है। बहुत सही बताए हो, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प दिमाग। और ऐसा बालक जो पूछता है तो वास्तव में उसका दिमाग बहुत शार्प माइंड होता है, बहुत तेज चलने वाला रहता है, वो बहुत तेज तरीके से रचनात्मक कौशल उसके अंतर्गत रहता है, हाइपोथेटिकल रहता है। तो इस तरीके के शिक्षक को कक्षा के परिस्थिति में देखना चाहिए, बालक क्या है, कैसे है, ये सारी विशेषताएं यदि शिक्षक जानता है तो वह किशोरावस्था का कक्षा संचालित करने में सक्षम रहेगा। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है। छोटे बच्चों को पढ़ा लेंगे, हायर एजुकेशन को पढ़ा लेंगे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद को पढ़ाना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो इस तरीके का इनकी विशेषताएं जानने के बाद उनको बहुत आराम से आप पोलाइट करके अपनी बातों को कह देंगे, उनको पढ़ा ले जाएंगे। इस तरीके का आपका किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। इस विशेषता से एक प्रश्न आपके पेपर में रहेगा, इसको ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिएगा, किताबों में पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा परमानेंट के लिए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बैक पेपर में आए हैं उसको कलेक्शन कर लीजिएगा। देखेंगे इसी विशेषताओं के अंतर्गत कहीं न कहीं घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन